एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेजिडेंशियल स्टेटस। हमें एवरी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है, जिसमें अपन ने बात की थी ओनली इंडिविजुअल की। किसकी बात की थी? तो मैंने ये बताया था कि जो इंडिविजुअल है या तो वो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट, और कितनी बेसिक कंडीशन है जिसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा? दोनों नहीं, दोनों फुलफिल हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दोनों में से एक भी यदि बेसिक कंडीशन यदि सेटिस्फाई कर लेता है तो उसको बोलेंगे अपन रेजिडेंट, और दोनों बेसिक कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं होती है तो नॉन रेजिडेंट। यदि नॉन रेजिडेंट है तो कहानी वही खत्म हो जाती है। नॉन रेजिडेंट मतलब नॉन रेजिडेंट। सबके दिमाग में एक ही डाउट आएगा, सर इसका फायदा क्या है? फायदा थोड़े टाइम बाद देखेंगे जब पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो। लेकिन यदि वो रेजिडेंट है तो आपको रेजिडेंट पे ही नहीं रुकना। यदि कोई भी इंडिविजुअल यदि रेजिडेंट है, मतलब दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या बन गया? वो रेजिडेंट। दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या बन गया? रेजिडेंट। और यदि रेजिडेंट है तो ये डिसाइड करना है कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। ये क्लियर है? अपन यहां पे नहीं आए थे, अपन ने जो पढ़ लिया था वो बेसिक कंडीशन पढ़ लिया था, और मुझे लगता है सबको याद भी है। लास्ट बेंच राइट हैंड साइड, लास्ट सेकंड बेंच राइट हैंड साइड। बेटा बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या थी? तुमने क्लास ली थी तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या थी? यदि कोई भी पर्सन मतलब इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया, इंडिया में स्टे करता है इक्वल टू और मोर देन 120 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज। बिल्कुल सही बात। तो 182 डेज या उससे ज्यादा यदि आप इंडिया में स्टे करते हो तो उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के आप क्या माने जाओगे? रेजिडेंट। आपको कोई और कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। यदि पहली कंडीशन यदि फुलफिल नहीं होती है तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन भी देखनी होगी। क्या तुमने क्लास ली थी या फर्स्ट डे आज? बगल वाली बच्ची, सेकंड बेसिक कंडीशन यदि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर यदि आप 60 डेज यदि आप इंडिया में स्टे करते हो एंड देन प्रीसीडिंग फॉर इमीडिएट जो भी आपके प्रीवियस ईयर है उसके अंदर आपका स्टे कितना होना चाहिए? इक्वल टू और मोर देन 365 डेज, तो भी वो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है इतना सबको समझ में भी आ गया और याद भी हो गया। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब और मजा आएगा, लेकिन ये याद हो गया है बेसिक कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। सर अपना टाइम हो गया था इसलिए अपन और बात नहीं कर पाए थे। यस, जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो अपन जैसे लोगों के क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि हम तो आई रेजिडेंट, कई बार गए ही नहीं, और जाते भी तो 10 दिन घूम के वापस आ जाते हैं, तो हम तो रेजिडेंट ही। तो क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि कोई पर्सन इंडिया आया 70 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, आया गया आया गया आया गया, तो आपको काउंट करना पड़ता है नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज का एक रूल होता है, जिस दिन आपने इंडिया लीव किया वो भी इंडिया का स्टे माना जाएगा, और जिस दिन आप इंडिया में वापस रिटर्न किए वो भी इंडिया के अंदर स्टे के अंदर काउंट किया जाएगा। ये अपन ने बात कर ली थी। राइट एवरीवन? आगे कंटिन्यू करें। जितना मुझे ध्यान है मैंने नोट नंबर 2 नहीं पढ़ाया था क्योंकि टाइम हो गया था। यस, जितना पढ़ा उतना क्लियर है। मैंने पुराना इसलिए रिपीट किया क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें कनेक्टेड है। पहले बता देता हूं, टैक्स से इजी कोई सब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं, पर एक कंडीशन फुलफिल करनी मेरी, एब्सेंट एक दिन भी नहीं हो। यदि आप एब्सेंट यदि एक दिन भी नहीं हो, मेरा वादा है टैक्स में पास होंगे फेल होंगे नो गारंटी, लेकिन टैक्स आपको इजी लगेगा 100% गारंटी। टैक्स आपको समझ में आएगा 200% गारंटी। बस एक ही कंडीशन फुलफिल करनी है, क्या बेटा? नेवर एब्सेंट। एक दिन भी गलती से एब्सेंट नहीं होना, आपको टैक्स बहुत इजी लगेगा क्योंकि सारे प्रोविजन कनेक्टेड है और मजा आता है। कम बैक टू द पॉइंट। यस, अपनी कहानी वहीं से चलेगी जहां पे अपनी एंड हुई थी। यस, अपनी कहानी का एंड हुई थी, वहीं अपने को आना पड़ेगा। आपको याद है अपन कहां पे थे? सेकंड बेसिक कंडीशन। अभी खत्म नहीं हुआ पूरा टॉपिक, ये आपको बेसिक कंडीशन के नीचे लिखना है। कितनी बेसिक कंडीशन थी? 2। और बेसिक कंडीशन का रोल क्या होता है? इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाता है, और दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बेसिक कंडीशन मिनिमम फुलफिल करनी है, और दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप क्या बन जाते हो? रेजिडेंट बन जाते हो। तो 2 बेसिक कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है,
जो सेकंड बेसिक कंडीशन है उसका एक तरीके से आप बोल सकते हो एक्सेप्शन। क्या बोल सकते हो आप? सर एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? सेकंड बेसिक कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। क्या बेटा? सेकंड बेसिक कंडीशन आपको फुलफिल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी अपन ने बोला फुलफिल करना पड़ेगा, आप बोल रहे नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा जिन लोगों की बात मैं करूंगा उन लोगों के लिए। किन लोगों की बात हो रही है? यहां पे 3% की बात हो रही है। कितने परसेंट की बात हो रही है? 3%। पहला पॉइंट, यदि कोई इंडियन सिटीजन, कौन? भारतीय नागरिक, अमेरिकन की बात नहीं हो रही, चाइनीज की बात नहीं हो रही, जापानीज की बात नहीं हो रही है, जो भारतीय नागरिक हो, किसकी बात हो रही है? समझ में आता है ये? इंडियन सिटीजन, ये वर्ड आपने शायद कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में डिटेल में पढ़ा हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान सिटीजनशिप पर ज्यादा फायदा करता है। यदि आप भारतीय नागरिक हो तो आपको भारतीय संविधान का राइट मिलेगा ना। तो सिटीजन वर्ड आता है, उसमें डिफाइन होता है। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? रेजिडेंट की बात नहीं हो रही है। रेजिडेंट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या देख रहे हैं? यदि आप भारतीय नागरिक हो, कौन हो? इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब ऐसे समझो, ये जो प्रीवियस ईयर है 25-26 में, हमेशा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 25-26 के ही लूंगा। रीजन मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि यही एग्जाम के पॉइंट से रेलिवेंट है। मान लो अभी तो नहीं, बहुत टाइम है तुम्हारी जर्नी में, सीएस बन गए और ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, और आपने क्या किया फरवरी में, या फॉर एग्जांपल जब भी आप बने, तो हो सकता है कि आपका प्रीवियस ईयर 25-26 में आपकी सितंबर 2025 के अंदर आपकी जॉब लगी। और पता है कहां जॉब लगी? चाइना में। हो सकता है कि आपकी जॉब लगी, कहां लगी? अमेरिका नहीं, अमेरिका वाले तो मना करते आओ ही मत। तो अमेरिका में नहीं लगी, जापान में लगी, कनाडा में लगी, मतलब इंडिया के बाद कहां लग गई? तो यदि आपकी जॉब प्रीवियस ईयर में लग रही है इंडिया के बाहर, तो जिस प्रीवियस ईयर में आपकी जॉब लगी और जॉब के लिए आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, पहली जॉब की बात नहीं है, कोई भी जॉब, तो यदि आपकी जॉब यदि प्रीवियस ईयर में लगती है और जॉब कहां लगी है, तो देन उस प्रीवियस ईयर के अंदर आपको 60 डेज वाला क्राइटेरिया, सेकंड बेसिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितने? 365 एग्रीगेट। ये समझ में आता ही नहीं आता? ये तो ऑलरेडी पता था आपको। तो मैंने क्या बोला, ये वाला क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड बेसिक कंडीशन आपको चेक ही नहीं करनी, ओनली 182 डेज के आधार पे काम होगा। कब? जब आप भारतीय नागरिक हो और आप इंडिया के बाहर जा रहे हो। क्या बेटा? आप इंडियन सिटीजन हो लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लेकिन किस पर्पज के लिए? घूमने के लिए नहीं, शादी करने के लिए नहीं, शादी अटेंड करने के लिए नहीं, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए नहीं, 14 पैप पे प्रपोज करने के लिए भी नहीं, मतलब कोई भी पर्पज आपके दिमाग में आए। और मैंने बोला टैक्स में जितनी ज्यादा बातें करोगे ना, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। और मेरा पढ़ाने का तरीका भी क्या है? बातें। मुझे बातें करना बहुत पसंद है, क्योंकि बातें करने से क्या होता है, आपका माइंड ब्रॉड होता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी होता है। आपको पता है वैसे ही पेपर जो आएगा वो टू द पॉइंट नहीं आता, घुमा फिरा के आता है। तो जितनी बातें करोगे उतना आपका माइंड ब्रॉड होगा, उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो समझ में आ रही बात? तो आप इंडिया के बाद किसी पर्पज के लिए जा सकते हो, सारे पर्पज की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली वन पर्पज। कौन सा बेटा? जॉब के लिए। जॉब बोलो या एम्प्लॉयमेंट बोलो, एक ही बात है। तो क्या याद रखना, जल्दी बोलो। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, इंडिया के बाहर जा रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। समझ में आ गई बात? यदि आप जॉब के पर्पज के लिए यदि आप इंडिया के बाहर जाते हो, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उस प्रीवियस ईयर में 60 डेज के आधार पे आप रेजिडेंट नहीं बनोगे। आपको रेजिडेंट बनना है तो ओनली एक ही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? फर्स्ट बेसिक कंडीशन। और पहली बेसिक कंडीशन क्या है? 182 डेज। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। लेकिन इसमें एक पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट है, तीनों और है। या तो आप इंडियन सिटीजन हो, क्या हो? या तो आप इंडियन सिटीजन हो लिविंग इंडिया, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सेकंड, इंडियन सिटीजन बीइंग ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप,
आपको शिप मतलब वेसल, वेसल मतलब जहाज। नेवी वाले जो होते हैं ना, जो मतलब मेरिन में, शिप में, वेसल में जो काम करते हैं, काम करने वालों को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉइज नहीं बोलते। जहाज पे जो भी काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रू मेंबर। ये सबको पता है, इतना आता है सबको। तो यदि आप कोई इंडियन शिप पे जॉब कर रहे हो, कहां जॉब कर रहे हो बेटा? आप इंडियन शिप पे आप जॉब कर रहे हो, तो आप वहां के क्या बन गए? क्रू मेंबर बन गए। क्या बन गए? तो यदि कोई इंडियन सिटीजन है, फॉर एग्जाम्पल तुम में से कोई, क्या किसी ने बीटेक कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो, आप इंजीनियर हो, और आपने क्या किया? इंडियन नेवी का जो भी एग्जाम, मुझे नहीं पता कैसे जॉब लगती है, और आपको इंडियन नेवी या इंडियन शिप के अंदर आपकी जॉब लग गई, राइट? और आप इंडियन शिप के क्या बन गए? क्रू मेंबर बन गए। आप इंडियन सिटीजन, तो वही तो इंडियन सिटीजन बीइंग ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप लिविंग द इंडिया, क्योंकि इंडियन शिप है तो कभी ना कभी अमेरिका भी जाएगा, जापान भी जाएगा, कनाडा भी जाएगा। तो इंडियन शिप और आप क्रू मेंबर हो, तो ऑब्वियसली जब शिप इंडिया के बाहर जाएगा तो जहां शिप वही क्रू मेंबर इंप्लाइड है, तो पता ही है। तो इंडियन शिप यदि वर्ल्ड के कोनों में घूमता रहेगा तो क्रू मेंबर भी घूमता रहेगा। तो जो इंडियन शिप के जो क्रू मेंबर है, जो इंडियन सिटीजन है, यदि वो लीव कर रहे हैं इंडिया को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो देन उनके ऊपर भी 60 डेज वाली रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन सी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी? ओनली पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज। दो केसेस याद हो गए। एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं, किसके एक्सेप्शन बता रहा हूं? सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। थर्ड, इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक या पीओआईओ या पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया इन एनी एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब आप अभी गए नहीं हो, पहले जा चुके हो। आप आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, याद करो उनको। मैंने पहले बोला जितना इन्वॉल्व होंगे ना उतना मजा आएगा। आपके कोई फैमिली मेंबर्स, कोई आपका रियल ब्रदर, सिस्टर्स, नॉन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी जो इंडिया के बाद पहले चला गया हो 3-4 साल पहले, उनकी बात हो रही है। जो प्रीवियस ईयर में जा रहा है वो पॉइंट नंबर ए में कवर्ड था। ये बात समझ में आई? तो यदि आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, जो आप इंडिया के बाद ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए आप बाहर सेटल्ड हो, आप बाहर एंगेज हो ऑलरेडी, लेकिन मम्मी पापा तो इंडिया में रहते ना, दादा दादी इंडिया में रहते हैं, तो भैया डोकरों को आके मिल लो। ऐसे घर जाके मत बोलना डोकरा, पहले बोलता हूं मैं, ये सिर्फ क्लास में बात करता हूं। तो जो भी आपके मम्मी पापा या दादा दादी जो भी हैं, ऑब्वियसली उनकी एज ज्यादा हो गई, तो भैया उन्होंने आपको इस लायक बनाया, तो मिलो तो सही उनके आके। और आपको पता है अमेरिका से कोई बंदा इंडिया में आएगा तो 5 दिन के लिए तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है फ्लाइट के चार्जेस बहुत ज्यादा है। यदि किसी को प्रैक्टिकली पता होगा तो अमेरिका से आना जाना, और अमेरिका से आना जाना ही बहुत भारी होता है, क्योंकि शायद 18 घंटे की या 12 घंटे की फ्लाइट है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। और जयपुर वालों को ज्यादा लगता है, क्योंकि पहले दिल्ली आना पड़ता है, दिल्ली से जयपुर आना पड़ता है, शायद डायरेक्टली फ्लाइट भी नहीं है। तो आपके 18 या 20 घंटे तो आपके ऐसे लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये 20 घंटे वन टाइम के, तो आप मान लो 2-3 दिन तो ऐसे निकल गए, और ऊपर से रात दिन का लफड़ा, तो 2-3 दिन तो सेट होने में लग जाते हैं कि दिन या रात है। ये भी शायद पता होगा। तो वो इंसान ज्यादा टाइम के लिए आएगा। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि वो एक बार आया 40 दिन के लिए, फिर 30 दिन के लिए आ गया। क्यों आ गया? फोन किया, लार्ज स्टे, ऐसा बड़ा एग्जांपल है, लार्ज स्टे से आके मिल लो, फिर मिलना नहीं होगा। लेकिन वो बढ़ता गया, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है इंडिया में, कमी थोड़ी है। तो वो आया 10 दिन के लिए, 2 महीने ले लिया, क्योंकि पेरेंट्स को छोड़ के भी नहीं रह सकता। अरे मैं तो सिर्फ कहानियां बना रहा हूं, मैंने कहानियां बनाना मेरा काम है। तो सिंपल सा पॉइंट क्या कहना है, सेकंड पॉइंट के अंदर, यदि आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जॉब के लिए बाहर नहीं जा रहे, जॉब के लिए ऑलरेडी बाहर जा चुका है। ए पॉइंट में और सी पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं जिस प्रीवियस ईयर में इंडिया के बाहर जा रहा हूं, वो पॉइंट नंबर ए बोलता है मैं ऑलरेडी इंडिया के बाहर सेटल हो चुका हूं, यार जॉब के लिए, या मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन मैंने चाइना के अंदर सेट कर लिया है। हो सकता है ना ऐसा? बहुत लोग हैं आजकल, तो ऐसे ग्लोबलाइज्ड हो गया, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके बिजनेसेस होते हैं। तो यदि कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यदि इंडिया के बाहर एंगेज्ड है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जॉब के लिए हो, चाहे वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हो, और वो इंडिया विजिट करता हो, अब इंडिया किस पर्पज के लिए विजिट करता है वो रीजन नहीं है। हो सकता है लड़की देखने के लिए आया हो, लड़का देखने के लिए आई हो, चिन्मय ट्यूटोरियल्स घूमने के लिए आई हो। मतलब सर चिन्मय ट्यूटोरियल्स में घूमने का क्या है, ऐसे ही अपना नाम हो जाता है, बोलते रहना चाहिए। मतलब क्या किया सर, आगरा का ताजमहल देखने के लिए आया, कोई भी रीजन हो, वॉट क्या किया सर, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे रीजन नहीं दिया है, इंपॉर्टेंट क्या दिया है?
विजिटिंग इंडिया, हो सकता है केरल घूमने के लिए आया। इंडिया कम थोड़ी है, हम तो बिना मतलब इंडिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लक्षद्वीप देखो, मालदीव है, छोटा मालदीव। तो विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, समझ में आ गया कितने केसेस हैं? तीन याद हो गए केसेस। वापस से रिपीट करता हूं। सेकेंड बेसिक कंडीशन आपको सेटिस्फाई नहीं करनी। कौन सी कंडीशन? सेकेंड बेसिक कंडीशन आपको सेटिस्फाई नहीं करनी। सेकेंड बेसिक कंडीशन आपको क्या करनी है? इग्नोर करनी है। तो सेकेंड बेसिक कंडीशन 3 केसेस है। कौन कौन से केसेस है? 3। पहला केस बताओ, इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सेकेंड, इंडियन सिटीजन बीइंग ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप लिविंग इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 2 केसेस याद हो गए। इसमें कोई कंडीशन नहीं, डायरेक्टली सेकंड कंडीशन कभी भी फुलफिल होगी नहीं। ये 2% के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। आप रेजिडेंट तभी बनोगे जब 182 डेज आप प्रीवियस ईयर में स्टे करोगे। पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में बहुत सारी बातें हैं। पहली बार किसकी बात हो रही है? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बोलो मेरे साथ, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के बाहर जॉब करता है या बिजनेस करता है, राइट? इंडिया विजिट कर रहा है, क्यों? कोई भी पर्पस हो सकता है। विजिटिंग इंडिया पर्पस नहीं दिया है, कोई भी पर्पस के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एंड टोटल इनकम, फॉरेन इनकम को छोड़ के कितना होना चाहिए? अप टू 15 लाख रुपीज इन प्रीवियस ईयर। कितनी इनकम होनी चाहिए? थर्ड वाले केस के अंदर आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? 15 लाख रुपीज होनी चाहिए। तब आपके ऊपर क्या होगा? सेकेंड बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? यदि वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ये जनरल डेफिनेशन है, आपको पता ही होगा। यस, वेरी गुड। मैंने बोला इसलिए बातें बनाना बहुत जरूरी है, तो मैं बातें बनाई नहीं अभी तक। आपके कोई भैया है जो चले गए, बहुत पैसे वाले थे वो, उनकी 4 प्रॉपर्टी जयपुर में और 1 प्रॉपर्टी दिल्ली में जो रेंट पे गई हुई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या चाह रहा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हो सकता है कि आपके फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे भैया हैं, आपको बनाने पड़ेंगे, भैया, बहन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रिलेटिव, जो भी है, या नॉन से कोई भी। जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है, ऐसा इंसान भी जा सकता है जिसकी कोई इनकम इंडिया में नहीं हो, पहली बार बाहर जा रहा हो। लेकिन ऐसे लोग भी जाते हैं जो पेरेंटल बहुत साउंड होते हैं, अमीर होते हैं, रिच होते हैं, जिनकी बहुत प्रॉपर्टीज इंडिया में होती है। ऐसा नहीं हो सकता। जिनकी नहीं है तो उनके लिए पॉइंट नहीं होगा, जिनकी है उनके लिए होगा। तो फिर उनके लिए क्या होगा? ये उनके लिए बात आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भैया है, तो जैसे उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी इंडिया में लेते हो मना कर देते हैं, क्योंकि बोलते हैं भैया मैं इंडिया में कुछ रखूंगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात, मुझे इंडिया का रेजिडेंट बनना ही नहीं है, क्योंकि सिंपल सा पॉइंट आता है वो इंडिया में आते हैं 182 डेज रहते नहीं, उनके ऊपर 182 डेज वाली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है ही नहीं। अब 15 लाख से ज्यादा क्या होगा वो भी बताऊंगा अभी थोड़े टाइम बाद, वो भी आएगा भी पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। मैं रिपीट करता हूं, यदि कोई इंडियन सिटीजन जॉब के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है, सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी नहीं है। यदि कोई इंडियन सिटीजन, यदि क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, यदि वो इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, उसके ऊपर भी सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। जो थर्ड बेसिक कंडीशन है वो क्या कहती है? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाद एंगेज्ड है, क्यों? जॉब के लिए या बिजनेस के लिए। अब इंडिया में से विजिटिंग पर्पज के लिए आ रहा है, और उसकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? जल्दी बोलो, टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? अप टू रुपीज, बोलो अप टू रुपीज कितना? 15 lakhs इन द प्रीवियस ईयर। तो देन उसके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी नहीं। तो कौन सी बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी? ओनली 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल होगी। कौन सी वाली होगी? समझ में आ गई बात? यहां तक याद हो गया? इसी पॉइंट नंबर सी के लिए अपने आप कहानी बनती है। किसके लिए बनती है? क्योंकि पॉइंट नंबर सी जो दिमाग लगाते हैं उनके दिमाग में आ जाता है सर यहां पे क्या दे रखा है। तो यदि कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, और यदि वो इंडिया आ रहा हो विजिटिंग
करने के इंटेंशन से और उसकी टोटल इनकम इंडिया में कितनी हो, 15 लाख से ज्यादा हो, तो क्या हो? सेकंड बेसिक कंडीशन में स्लाइटली चेंज होगा। क्या होगा? एक छोटा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन आपको फुलफिल तो करनी पड़ेगी, लेकिन 60 डेज की जगह 120 डेज आपको कंसिडर करने होंगे। और इनकम टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ एंड बट है, और तभी मैंने बोला था कि एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना, क्योंकि इफ एंड बट आपसे क्या होगा, छूट जाएगा। वापस से जल्दी नहीं है अपने को, पहले वापस से एक बार आ जाओ, बहुत सिंपल है। लेकिन किसी की है ही नहीं, मतलब इंडियन इनकम है ही नहीं, उसके सब कुछ प्यारी बच्ची, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रही है? ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है कि यदि बड़ा खेत बनाया तो बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा खेत और छोटी बिल्ली के लिए छोटा खेत, तो क्या वह छोटी बिल्ली बड़े खेत से नहीं जा सकती? मतलब ये कि मैंने बोला कि यदि किसी भी स्टूडेंट्स के यदि 40 नंबर से कम आए तो फेल है। क्या है बेटा? सर 0 आए तो? समझ में आ गया? नहीं, मैं चीजों को फनी बना के बताता हूं, इसका मतलब किसी स्टूडेंट का फन करना नहीं, पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मेरा स्टाइल बहुत अलग है। मैंने बोला पढ़ाई से इजी कुछ नहीं होता, मैं पहले क्लियर किया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास के उस बच्चे का मजाक उड़ाना, क्योंकि मैं हर कंसेप्ट फनी वे में बताने वाला, क्योंकि मेरे लिए लाइफ क्या फन है, पहले क्लियर कर दिया था मैंने। तो बात समझ में आ गई बेटा तुम्हारा क्वेश्चन? तो तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि यदि किसी पर्सन की यदि 100% इनकम फॉरेन नहीं हो, इंडिया में हो ही नहीं, इसका मतलब अप टू 15 ही हुआ ना, तो 0 भी तो 15 के अंदर ही आता है ना। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन नहीं? हम क्या पढ़ रहे, वापस रिपीट करता हूं, बार बार रिपीट करेंगे, माइंड में सेट हो जाएगा। 2 बेसिक कंडीशन है, राइट? दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन यदि फुलफिल होती है तो आप क्या बन जाते हो, इंडियन रेजिडेंट बन जाते हो। ये भी क्लियर है सबको? दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो पहली वाली बेसिक कंडीशन ये आपको फुलफिल करनी पड़ती है, सेकंड बेसिक कंडीशन आपको सेटिस्फाई नहीं करनी। किस में? 3 केसेस में। कितने केसेस है? यदि कोई इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर जा रहा है जॉब एम्प्लॉयमेंट के पर्पज के लिए। सेकंड, यदि कोई इंडियन सिटीजन है, यदि वो क्रू मेंबर है इंडियन शिप का और इंडिया के बाहर जा रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। थर्ड केस, यदि इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर जॉब करता है या बिजनेस करता है और इंडिया आ रहा है ओनली विजिटिंग करने के पर्पज के लिए, और उसकी टोटल इनकम कितनी है, अप टू 15 लाख रुपीज इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो देन सेकंड कंडीशन आपको चेक करनी ही नहीं है, वो रेजिडेंट बनेगा ओनली 182 डेज फर्स्ट कंडीशन के आधार। मुझे लगता है इतना माइंड में सेट हो गया होगा, सबके हो गया बेटा? लेकिन ये जो सेकंड बेसिक जो अपने सेकंड नोट पढ़ा, इसका जो पॉइंट नंबर सी है, यदि आप दिमाग पे जोर दोगे तो इससे ही बन गया, तो इससे क्या आगे आपको कंटिन्यू करना है, आओ एवर। कहां से कंटिन्यू करना है? ये जो पॉइंट नंबर सी लिखा है ना, इसके नीचे आपको लिखना है आओ एवर। क्या लिखना है यहां से? इन सच केस सेकंड बेसिक कंडीशन इज एप्लीकेबल। क्या हो जाएगी? सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी यदि कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग द टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख रुपीज। कितना इनकम हो? यदि 15 लाख से ज्यादा का यदि आपका इनकम है, तब आपके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल होगा, लेकिन स्लाइटली चेंज है। क्या चेंज है? 60 डेज वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, 120 डेज वाली रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज और 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज, अब वो रेजिडेंट बन जाएगा यदि पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई हो तो। समझ में आ गया? क्योंकि यदि पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक ही नहीं करनी। ये तो लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो जिनके ऊपर पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती उनको क्या करना होता है? सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी होती है, और सेकंड बेसिक कंडीशन में क्या होता है? 60 डेज होता है, लेकिन 60 डेज की जगह वो क्या बन जाएगा? आवाज नहीं आ रही? तो 120 डेज किसके लिए बनेगा? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनकी टोटल इनकम इंडिया में अप टू ₹15 लाख, तो देन उनको 60 डेज की जगह कितना डेज देखना है? 120 डेज, क्योंकि 60 दिन बहुत नॉर्मल होता है। ये 15 लाख वाले जो भी है, इन पे फर्स्ट भी एप्लीकेबल होगा और सेकंड वाली भी एप्लीकेबल
फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन तो सबके ऊपर ही एप्लीकेबल है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन का तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। कोई भी रीजन हो, यदि आपने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला का मालिक कौन है? इलोन मस्क आ गया, बोला कि मुझे तो इंडिया में फैक्ट्री ओपन करनी है, और वो इंडिया में फैक्ट्री ओपन करने के लिए वो 250 दिन इंडिया में रह गया। कौन है वो? वैसे वो तो अमेरिकन है, प्रॉपर अमेरिकन है वो तो, टेस्ला का मालिक तो इलोन मस्क। लेकिन यदि वो भी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन, 182 डेज और उससे ज्यादा यदि इंडिया में रह लेता है तो वो भी क्या बन जाएगा? रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इंडियन सिटीजन नहीं, रेजिडेंट। हम इनकम टैक्स में सिटीजनशिप कंप्यूट करने के लिए नहीं बैठे, हम यहां पे क्या काउंट कर रहे हैं? कंप्यूट कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। समझ में आई बात? तो वर्ल्ड का कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, चाहे वो इंडियन हो, कोई भी हो, यदि आप रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज यदि स्टे करते हो तो उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन जो 182 डेज फुलफिल नहीं करते उनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी होती है, और उनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बेटा? 60 प्लस 365। तो यस, 60 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करनी पड़ती। लेकिन यदि आप इंडियन सिटीजन हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो तो आपको 60 वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं करनी। यदि आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो तब तो बिल्कुल नहीं फुलफिल करनी, और अप टू 15 लाख रुपीज है फुलफिल नहीं करनी, और मोर देन 15 लाख रुपीज है क्या बेटा? तो देन सेकंड बेसिक कंडीशन के अंदर चेंज आएगा। क्या आएगा? 60 की जगह 120 डेज आप रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर स्टे करो, और फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में तो वही 365 डेज वाला क्राइटेरिया होगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? नहीं आया समझ में? यहां तक क्लियर है? तो ये अपना पहला कंसेप्ट फुलफिल हो गया। कौन सा वाला? कौन सा फुलफिल हुआ? ये अपना एक्सेप्शन बेसिक कंडीशन हुआ। अभी हमें क्या करना है कि यदि आप रेजिडेंट हो तो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। तो अपन आगे कंटिन्यू करें, लेकिन उससे पहले एक बार वापस से आपको रीड करना है। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लेस देन 120 डेज, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। क्योंकि पहली बेसिक कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हुई और सेकंड बेसिक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, तो क्या बन गया वो? यानी 120 डेज और मोर बट अप टू 180 डेज, वो अपन कंडीशन डालेंगे ना। अभी तो अपन ओपन बात कर रहे हैं, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि जिनका अप टू 15 है और मोर देन 15 है, दोनों पे आऊंगा मैं भी। तो यदि 120 डेज और मोर बट अप टू 181 डेज, तो क्या होगा? तो if it satisfied both the condition then resident but non ordinary resident otherwise non resident क्या stay in India for 365 days or more in the last 4 previous year is total income other than foreign income more than rupees 15 lakhs। यानी up to 15 है तब तो कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल ही नहीं करनी पड़ती। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 120 डेज, कितने दिन, यदि आप 120 डेज से ज्यादा स्टे करते हो 182 होने के बाद तो सेकंड बेसिक कंडीशन पे आपको बात ही नहीं करनी, फिर तो चाहे आपकी टोटल इनकम कितनी ही क्यों ना हो। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपके लिए जो क्राइटेरिया हो किसके लिए? जिनकी टोटल इनकम यदि 50 लाख रुपीज कम है तब तो उनके लिए बात ही नहीं आती है। किनके लिए बात कर रहे हो आप? जिनकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उनके लिए कंसेप्ट आया हुआ है। क्या 60 डेज की जगह 120 डेज लेस देन 181 डेज। तो यदि आप 120 डेज से ज्यादा आप इंडिया में स्टे करते हो, लेस देन 181 डेज मतलब 182 डेज से कब स्टे करते हो, मतलब अप टू 181 डेज, तो देन
आप 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में 365 डेज आपको स्टे करना पड़ेगा और टोटल इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। जो बात मैंने बताई है उसी को घुमा फिरा के अपन ने वापस से क्लियर, आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, वही सेम पॉइंट है। ये देख लो, यही जो लिखा हुआ है, सेम लाइन लिखी हुई है, उसको अपन ने वापस से एक्सप्लेन कर दिया। यदि कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यदि उसकी टोटल इनकम यदि 15 लाख से ज्यादा है तो देन आपको सेकंड बेसिक कंडीशन आपकी फुलफिल होगी, 60 की जगह 120 डेज लिया जाएगा। लेकिन 182 होने के बाद तो आपकी पहली कंडीशन ही फुलफिल हो जाती है, तब तो कोई बात ही नहीं होती है। वन 182 डेज और मोर इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। रीजन समझ में आ गया बेटा? क्योंकि जब 182 डेज आप स्टे करते हो इसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं? पहली बेसिक कंडीशन। और पहली बेसिक कंडीशन के साथ कोई भी एडिशनल कंडीशन है ही नहीं। आप क्या बन जाते हो? रेजिडेंट बन जाते हो। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? इन पॉइंट्स को वापस से कनेक्ट करूंगा, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया मुझे लग रहा है कि अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी मैंने इस वाले पॉइंट पे फोकस नहीं किया कि आप ऑर्डिनरी हो या नॉन ऑर्डिनरी हो, क्योंकि वो नहीं पढ़ाया मैंने। लेकिन अभी तक अपन एक बात पे बिल्कुल क्लियरली फोकस कर रहे हैं, किस पर? रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। वो माइंड में सेट हो गया और वो बहुत सिंपल है। आपको बहुत इजी तरीके से माइंड में सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करना पड़ेगा? आप चाहो तो ऐसा बनाओ, ये भी इतना कंफ्यूजन आ रहा है जो आना नहीं चाहिए, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे? फर्स्ट और सेकंड ऐसे क्लियर करो। यदि पहली बेसिक कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया इक्वल टू और मोर देन, तो कहानी खत्म। इसके साथ कोई इफ एंड बट नहीं, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, वॉट एवर, नो कंडीशन है, कुछ भी नहीं है। यदि आप इंडिया में स्टे करते हो 182 डेज और मोर, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या बन जाओगे? बाय डिफॉल्ट क्या मतलब? बाय प्रोविजन आप बन जाओगे इंडियन रेजिडेंट। सारे लफड़े हैं सेकंड कंडीशन के। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि रेलिवेंट प्रीवियस है, और ये सेकंड कंडीशन तभी फुलफिल करनी होती है जब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं है, क्योंकि आपको दोनों कंडीशन थोड़ी फुलफिल करनी है। आपको तो एक भी कंडीशन फुलफिल कर लोगे तो आप क्या बन जाओगे? इंडियन रेजिडेंट। ये क्लियर है बेटा? और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहती है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितना स्टे करना है? 60 डेज और मोर, एंड फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितना स्टे होना चाहिए? 365 डेज और मोर। ये सेकंड कंडीशन नो नीड टू फुलफिल। आप ऐसे लिखोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, मैं यही बोलना था। ये सेकंड कंडीशन देखनी नहीं है। कितने लोगों के लिए? ये मैं बार बार लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट हो जाता है लिखने का। कि यदि कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया लीव कर रहा है जॉब के लिए, यदि कोई इंडियन सिटीजन है बीइंग ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप लिविंग इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये दूसरी कंडीशन। एंड थर्ड, यदि कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर सेटल्ड है जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, और इंडिया विजिट करता है, जिसकी टोटल इनकम अप टू ₹15 लाख है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं और क्लियर कर देता हूं। यही चार्ट एक बार देख लेना जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ये लो, इधर देखो ध्यान से एवरीवन। ये दोनों लोग है ना, चलिए क्लोज का मतलब इनके ऊपर कुछ भी कर लो, सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी नहीं, ना तो 60 डेज वाली ना 120 डेज वाली। ये क्लियर हो गया माइंड में? जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही? कंफर्म? आवाज नहीं आ रही? कंफर्म? ये जो थर्ड है ना, however पे फिर however लगा दिया कि एक बार बोला इंडियन सिटीजन और पर्सन इंडियन ओरिजिन जिनकी टोटल इनकम अप टू 15 लाख रुपीज है, इनके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। however किसके लिए however? ये एरो बना के लिखना पॉइंट नंबर सी पे, जिससे कि डाउट नहीं कि यदि कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यदि उसकी टोटल इनकम मोर देन कितनी है बेटा? अप टू मोर देन ₹15 लाख, तो देन
तो आपकी 60 की जगह 120 डेज प्लस 365 डेज, वो मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है, वो कंडीशन फुलफिल करनी होगी। इस चार्ट को देखने के बाद अब मेरे से पूछो क्या डाउट है। वो उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। वो इंटरप्रिटेशन कैसे बना? वो इंटरप्रिटेशन ऐसे बना कि यदि मैं 182 डेज यदि स्टे कर लेता हूं, समझ में आई बात? तभी मैंने बोला हम बहुत डीपली पढ़ते हैं, तो ये डीपली करने के लिए बताया गया था, वो इंटरप्रिटेशन उसी पर्पस के लिए था कि यदि आपने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज यदि स्टे कर लिया तो पहली बेसिक कंडीशन ही फुलफिल हो गई, तो आप ऑलवेज रेजिडेंट हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। इसलिए इनडायरेक्टली बोल दिया 181 डेज, वहां पे वो इंटरप्रिटेशन था। आई थिंक क्लियर, ये समझ में आ गया सबको? इसी तरीके से आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाओगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तो आपको क्लियर रहेगा कि पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल होने के बाद कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्टली लिखो रेजिडेंट बन गया। पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो सेकंड बेसिक कंडीशन पे, ये भी माइनस स्टार्ट हो रहा है सबके, क्योंकि अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब काम आएगा ये। समझ में आ गया? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने। क्या बन गया? लेकिन इंडिविजुअल का सिर्फ रेजिडेंट स्टेटस नहीं देखा जाता। अब हमें आना है कि यदि वो रेजिडेंट है तो क्या होगा, या तो ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी, या तो ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी। यस, कोई भी इंडिविजुअल यदि रेजिडेंट है, यदि कोई भी इंडिविजुअल यदि रेजिडेंट है, तो यदि वो दोनों एडिशनल कंडीशन यदि सेटिस्फाई कर लेता है एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, तो क्या बन जाएगा वो? ऑर्डिनरी, अदरवाइज नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या बताता है? अब कभी कभी नहीं रहते, आप जनरली इंडिया में रहते हो। ऑर्डिनरी का मतलब यही है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल होता है ना, एकदम से कोई इंटेलिजेंट निकल जाता है, और एक होता है ये ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है। अब मैंने वर्ड बोला ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट और गलती से इंटेलिजेंट, कोई इसको डिफाइन कर सकता है? मतलब एक बच्चा जो 11th में 45% थी, 10th में 32% थी, 9th में 42% थी, 32 की जगह 34 कर लेना, 32 का मतलब फेल हो गया ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मेरे इंटेंशन समझ में आ रहे हैं, मतलब वाईआर बच्चा, डफर, लल्लू, 12th में 98%, नॉन ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। क्या बोलते हैं इसका अपन? नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी थोड़ी है, इसे बोलते हैं नॉन ऑर्डिनरी। हो सकता है किसी गर्लफ्रेंड ने उसको मना कर दिया हो, पेरेंट्स से धक्का मार के निकाल दिया हो, सदमा खाया हुआ बच्चा ही, ये नॉन ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट नहीं है। क्या क्या बात समझ में आ रही है? ऑर्डिनरी क्या होता है? 10th में टॉप, 11th में टॉप, 12th में टॉप, ये तो पैदा ही टॉप करने के लिए हुआ है। बोलते हैं इसकी तो हमेशा 90% आती है, 95% आती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? तो जनरली जब आप ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी की बात करते हैं तो हमें पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बाकी आपको याद करना है तो जल्दी से आ जाओ फटाफट। एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 क्लोज 6 कि यदि इंडिविजुअल, अब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा कि आप कौन से कंडीशन से रेजिडेंट बने। रेजिडेंट मतलब रेजिडेंट, इफ रेजिडेंट, तो वो पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आप चाहो तो इसको ROR भी लिख सकते हो। आर मतलब रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR। क्या बोलते हैं इसको अपन? ROR, resident but ordinary resident. If fulfills both additional conditions. अपन यहाँ पे कितनी एडिशनल कंडीशंस दिए? 2। यदि दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है, कितनी बताओ? दोनों यदि एडिशनल कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या माने जाओगे? आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। रेजिडेंट तो आप पहले ही बन गए हो, किसके आधार पे बेटा? बेसिक कंडीशन के आधार पे।
तो बेसिक कंडीशन के आधार पे आप क्या बन गए हो, रेजिडेंट। रेजिडेंट बन गए तो आपको चेक करना पड़ेगा, बोलो एडिशनल कंडीशन। बोलो क्या चेक करना पड़ेगा, और एडिशनल कंडीशन कितनी है, 4 या 5, 2। कितनी कंडीशन है, 2। और दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप ऑर्डिनरी, और दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हुई तो नॉन ऑर्डिनरी। नॉन रेजिडेंट नहीं बेटा, रेजिडेंट तो आप ऑलरेडी हो। समझ में आ रही बात, रेजिडेंट होने के बाद नॉन रेजिडेंट नहीं बन सकता। समझ में आ गया सबको, यदि आप रेजिडेंट हो तभी आपको चेक करना है। अब ऐसे मत कर लेना कभी, पहले एडिशनल कंडीशन चेक कर लेते ना 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 ना, पहले क्या चेक करना है, पहले आपको बेसिक कंडीशन चेक करनी है। दोनों में से एक भी फुलफिल हुई तो आप क्या बन गए, रेजिडेंट। यदि आप रेजिडेंट हो तो ही आपको क्या करना है, एडिशनल कंडीशन चेक करनी है, और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल होगी तो क्या माना जाएगा, ऑर्डिनरी, अदरवाइज नॉन ऑर्डिनरी। आगे कंटिन्यू करूं, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, यस दोनों में से यदि एक भी फुलफिल हुई तो क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी। क्या बोला मैंने, दोनों। दोनों मतलब दोनों, तो दोनों एडिशनल कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। एक मिनट, ये क्या कर दिया, ये देखो ध्यान से, क्या लिखा है, दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल होगी। बोलो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल होगी तभी क्या बनेगा वो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पहली एडिशनल कंडीशन कोई जल्दी से बताएगा, हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, एग्जाम के पॉइंट अपना फिक्स है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 25-26, वो रेजिडेंट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने, 24 25 23 24 22 23 21 22 20 21 19 20 18 19 17 18 16 17 15 16, एक बार काउंट करना, 9 या 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गए, 10 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। कितना पुराना रिकॉर्ड देखना आपको, 10 सालों का। कितने सालों का, इन 10 सालों में कोई भी एनी, इन 10 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में, कोई भी 2 मतलब लेटेस्ट वाले पीछे वाले, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन 10 प्रीवियस ईयर को देखो ध्यान से, इन 10 में से कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये पहली एडिशनल कंडीशन है। नहीं आया समझ में, कोई भी 2, कैसे भी 2, कोई भी 2 ले लो, हो सकता है कि वो 15-16 में हो, या 19-20 में हो, या 17-18 में हो, 23-24 में हो, कैसे भी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या चेक करना है, जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, बोलो मेरे साथ, जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसके पहले के 10 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, वो रेजिडेंट होना चाहिए। 2 प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। तो क्या माना जाएगा वो ना, ये पहली एडिशनल कंडीशन है, क्योंकि ओनली एक एडिशनल कंडीशन से कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों की दोनों। मैं बार बार याद कराता रहूंगा, बहुत क्या बेटा, ओनली एक एडिशनल नहीं, कितनी, आवाज नहीं आ रही, हाँ, ओनली एक एडिशनल कंडीशन से कुछ नहीं होगा। तो ये पहली एडिशनल कंडीशन है, समझ में आ गया सबको, याद हो गया बेटा पहली एडिशनल कंडीशन, कि आपका जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, बोलो आपका जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसके पहले के 10, बोलो 10 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो 10 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए,
समझ में आ गया। और ये 2 प्रीवियस ईयर में जो रेजिडेंट है तो कुछ नहीं, पहली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड। हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड पे भी आ जाओ। ये याद हो गया। सेकंड एडिशनल कंडीशन, सेकंड एडिशनल कंडीशन, अपना रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 25, 26। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 25, 26 में आप रेजिडेंट हो तो आपको पता ही है, तभी आप एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। इसके पहले के कितने ईयर्स, 10 नहीं, 10 तो पहली एडिशनल कंडीशन में था। अब यहां पे कितने, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने बेटा, 7 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये समझ में आया कि नहीं आया। अपन बहुत डिटेल्ड में और डीपली पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ो। एक एक चीज याद करने पे आपको फोकस करना है, बाद में एक बार समझने पे फोकस करना है। और वैसे भी आधा तो मैं क्लास में याद रिपीट कर करके आपको याद करा दूं, तो आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, समझने पे करना है। तो जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, यदि आप रेजिडेंट हो तो दोनों एडिशनल कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। पहली एडिशनल कंडीशन क्या थी, 10 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में आप रेजिडेंट हो। सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या कहती है, यदि आप रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट हो तो वही, तो कितने, 7 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगेन डिटेल में पढ़ना है तो अपनी आदत होनी चाहिए। 24, 25, 23, 24, 22, 23, 21, 22, 20, 21, 19, 20, 18, 19। मैंने सही कैलकुलेट किया, कोई गलती तो नहीं की। मैं कर सकता हूं, अभी जानबूझ के नहीं करा, नया नया हूं तो मैं यहां पे भी गलतियां करता हूं, मेरी आदत है, मैं बहुत टैलेंटेड बंदा हूं गलतियां करने के। तो इसे हमेशा क्या करना है, ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे हो तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं गलतियां करता हूं उन चीजों में जो जनरल होती है। अभी नहीं की मैंने, अभी बता देता हूं, अभी नहीं की फिलहाल, लेकिन बहुत जल्दी करने वाला हूं। जैसे तुम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मेरी गलतियां स्टार्ट हो जाएगी। तो 7 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में क्या चेक करना है, स्टेज इन इंडिया इक्वल टू और मोर देन कितने डेज, 730 डेज। इसका मतलब एग्रीगेट, वो भी कैसे भी हो सकता है कि 2 साल मिला के पूरे हो जाए, हो सकता है 3 साल मिला के पूरे हो जाए, कैसे भी कर लो, थोड़ा थोड़ा मिला के हो जाए, कैसे भी कर लो। आपको ये सारी चीजें क्या देखनी है, एग्रीगेट देखनी है। जैसे पहले 365 डेज काउंट किया था ना, उसी पैटर्न। वहां भी मैंने ये नहीं बोला था कि 1 साल में हो, 2 में हो या 3 में हो, 4 में हो, कैसे भी करो। तो यहां भी कैसे भी करो। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऑर्डिनरी बोलते हैं इसको। ओके भैया, आप करंट ईयर में भी इंडिया में रहे हो और इसके पहले के 7 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट 730 डेज आपने इंडिया में स्टे किया, इक्वल टू और मोर देन, या तो 730 डेज या 730 डेज से ज्यादा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। नहीं आया समझ में, वापस एक बार रिपीट करता हूं, फिर उसके बाद अपन आएंगे, जल्दी नहीं है अपने। अपन क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, जल्दी बताओ। रेजिडेंशियल स्टेटस माइंड में सेट करो। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए सबसे पहले क्या देखना है, बेसिक कंडीशन दोनों फुलफिल नहीं हुई, नॉन रेजिडेंट, खत्म कहानी। दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या बन जाओगे आप, आवाज नहीं आ रही, रेजिडेंट। यदि आप रेजिडेंट हो, अब आ जाओ कहां है कि आप ऑर्डिनरी हो या नॉन ऑर्डिनरी हो। तो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कंडीशन है, दोनों में से कोई भी, दोनों। आप सही बोले, कोई बच्चे बोले थे एक, तो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और पहली एडिशनल कंडीशन क्या कहती है कि जो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसके पहले के 10 इमीडिएट, दिखा भी देता हूं,
10 इमीडिएट प्रेसिडेंट प्रीवियस ईयर में से कोई भी 2 प्रीवियस ईयर के अंदर, 2 मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसे यहां पे लिख लो एटलीस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम। तो कम से कम 2 प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब 2 3 4 5 कितने भी हो, मतलब एक नहीं होना चाहिए। बोलो, तो कम से कम 2 प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, कम से कम मतलब 2 इयर्स और मोर देन 2 इयर्स आप रेजिडेंट हो। और सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या कहती है, यस 7 इमीडिएट प्रेसिडेंट प्रीवियस ईयर्स में आपका स्टे इन इंडिया एग्रीगेट 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। और दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या बन जाओगे, देन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ 2 if fulfills both additional condition, if not, समझ में आ गई, if not तो क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी if not non-ordinary resident. I think clear to everyone? बहुत सारे इफ एंड बट है, अब चाहो तो ये पढ़ सकते हो, ये लाइन ये अपने उस दिन नहीं पढ़ी थी, ये पढ़ लो, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लो, अपने को ऑलरेडी याद है, कुछ नया है तो देख लो एक बार। इफ एनी इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन बेसिक कंडीशन एटलीस्ट वन, बोथ नीड टू बी सेटिस्फाइड, क्योंकि पहली होने के बाद सेकंड अपन देखते ही नहीं है। बड़ा गेट बनाने के बाद छोटा गेट बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब बड़ी बिल्ली बड़े गेट से जा सकती है, छोटी बिल्ली भी, समझ में आ गई बात। तो जब पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी तो सेकंड चेक ही क्यों करना है। तो इफ एनी इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन देन ही इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। इफ एनी इंडिविजुअल बिकम रेजिडेंट बाय द बेसिक कंडीशन देन वी हैव टू चेक कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। और यदि दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी, अदरवाइज रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और मुझे लगता है इतना माइंड में सेट हो चुका है। जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चन लेने से पहले एक पॉइंट और, बाकी जो 1-2 पॉइंट और बचेंगे वो बाद में लेंगे, जिससे कि जो पढ़ा है वो अपने को समझ में आ जाए। गवर्नमेंट बड़ी स्मार्ट है। गवर्नमेंट क्या है, ये आपको समझ में आता होगा कि गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों डिटरमाइन कर रही है कि रेजिडेंट के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना होगा और नॉन रेजिडेंट के ऊपर टैक्स कम लगाना होगा। टैक्स कम लगाने का मतलब टैक्स का रेट नहीं, जैसे कोई जापानीज है तो जापान वाले से जापान की इनकम पर थोड़ी टैक्स लेंगे, तो जापान वाले को क्या बोलूंगे, जो तुम इंडिया में कमा रहे हो उस पर टैक्स दे दो। लेकिन कोई इंडियन रेजिडेंट है, कौन है, वो अमेरिका से भी कमाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो यहां का बच्चा है, यहां पे रह के कमा रहा है, चाहे तू वर्ल्ड के किसी भी कोने में कमाए, तेरे को क्या करना पड़ेगा, इंडियन इनकम पर भी टैक्स देना पड़ेगा और फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो मतलब हमें क्या करना है, रेजिडेंट से ज्यादा टैक्स लेना होता है। क्या लेना होता है, जब इंडिया के रेजिडेंट हो तो भैया टैक्स ज्यादा दो। तो गवर्नमेंट ने कंसेप्ट निकाला है, क्या निकाला है, किनके लिए, से भारतीय नागरिक के लिए। किसके लिए, यदि कोई भारतीय नागरिक चालाक हो, क्या हो, चालाक, चंटू, जीनियस, चैंपियन, उसने ऐसा तिक्रम खेला नंबर ऑफ डेज का कि ना तो वो इंडिया में रेजिडेंट है ना ही वो वर्ल्ड के किसी कोने का रेजिडेंट है। और थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको भी समझ में आ गया हो, हर कंट्री के अंदर लिमिटेड एज रहता है, पूरा काउंटिंग बेस्ड, क्योंकि वो करोड़ों नहीं अरबों कमाता है।
बोलता टैक्स नहीं देना पड़ेगा मेरे को कहीं भी, और वो इंडियन सिटीजन। तो गवर्नमेंट बोलती है मेरा भारतीय नागरिक, तेरे को तो लपेटे में ले लेते, आजा। समझ में आया कि नहीं आया? वापस से रिपीट करता हूं, उसका लॉजिक को बता रहा हूं, बाद में तो रट्टा मारना है आपको सारे पॉइंट्स। गवर्नमेंट ने कैसे लॉजिक निकाला, एक कंसेप्ट बनाया, वो आपको एडिंग से भी समझ में आ रहा होगा, डीम्ड। अभी तक तो हमने स्टे के आधार पे बोला, यहां पे स्टे का कंसेप्ट ही नहीं है। डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा, वेरी गुड, ग्रामर आती है। डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा। तो किसके लिए कंसेप्ट है ये? यदि कोई इंडियन सिटीजन है, क्या बेटा? यदि कोई इंडियन सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम मोर देन ₹15 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो ये पर्सन क्या माना जाएगा? रेजिडेंट इन इंडिया बाय डिफॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन? डीम्ड। लेकिन ये डीम्ड कंसेप्ट तभी लाएंगे जब कहीं भी कवर्ड नहीं हो रहा। क्या बेटा? नॉट लाइबल टू पे टैक्स, नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ बेटा। ये पूरा कनेक्टेड है। एक्चुअली जो मेन लॉजिक जो आया ना डीम्ड वाला, वो इसकी वजह से आया है। किसकी वजह से आया? यदि तू भारतीय नागरिक है भैया, क्या है? तू भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, और तूने ऐसे नंबर ऑफ डेज का कोई गेम खेला होगा जिसकी वजह से तू वर्ल्ड के किसी भी कोने में रेजिडेंट में आ ही नहीं रहा, और तेरे को वर्ल्ड के किसी भी कोने में टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, और इंडिया में इनकम तेरी कम से कम 15 लाख से ज्यादा है, तो ठीक है, तू डीम्ड रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी नहीं मानेंगे, नॉन ऑर्डिनरी मान लेंगे, लेकिन फिर भी तू ऑर्डिनरी रेजिडेंट बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बाकी कुछ देखना ही नहीं। फिर इनके लिए एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी होती है, क्योंकि डीम्ड कंसेप्ट में। कौन से कंसेप्ट में ये? और डीम्ड क्यों बनाया गया है? उसका लॉजिक क्या है डीम्ड का, जिससे आपको हमेशा एग्जाम में आएगा तू बच गया, कहीं से भी नहीं आ रहा। तो भैया तू कहीं भी पकड़ में नहीं आ रहा, तो तेरे को पकड़ना तो जरूरी है भैया। तो तुझे कौन पकड़ सकता है? वर्ल्ड में कौन पावरफुल है? जहां का तू नहीं, इंडिया नहीं, जहां का तू नागरिक है सिटीजनशिप के आधार पे। पावरफुल तो अमेरिका ही है ना अभी तो, और दूसरे नंबर पे चाइना आता है, रसिया आते हैं। तो पावरफुल इन टर्म्स ऑफ जो लॉजिकली पावरफुल है, क्योंकि भैया तू जब भारत का नागरिक है तो भारत के नागरिक पे किसका पावर चलेगा? भारत का ही चलेगा। तो भारत क्या बोलेगा? तू वर्ल्ड के किसी भी कोने में नहीं आ रहा, क्योंकि हर कंट्री के अंदर बना रखे होंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रोविजन। जैसे इंडिया ने बना रखा है वैसे अमेरिका में भी होगा, वैसे चाइना में भी होगा। ऑब्वियसली जो लॉजिकल बात है, क्योंकि मेरे को भी आपको पूरे वर्ल्ड के रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ानी नहीं है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? इंडियन इनकम टैक्स। लेकिन कॉमन सेंस है, जैसे इंडिया बना रहा है वैसे ही बाकी कंट्रीज ने भी टैक्स लायबिलिटी रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर बनाई होगी। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो यदि कोई पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पे किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फिर वो कौन है? इंडियन सिटीजन है, और इंडिया में कितनी इनकम है उसकी? फॉरेन इनकम को हटा के 15 लाख से ज्यादा। तो क्या माना जाएगा? डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन कैसा वाला? नॉन ऑर्डिनरी वाला। कैसा माना जाएगा? डीम्ड रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये पॉइंट आपको तभी देखना होता है जब आपकी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हो। यदि किसी पर्सन की बेसिक कंडीशन वैसे ही फुलफिल हो रही हो तब आपको ये नहीं देखना है। आपको ये तब देखना होता है जब इंडिया के अंदर उसकी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? और ऊपर से किसी वर्ल्ड के किसी और कोने में भी कवर नहीं हो रहा हो, तो ऐसे गुनाम, मतलब वो क्या बोलते हैं, गुमनाम, जो कहीं भी कवर नहीं हो रहा, उस इंसान को पकड़ने के लिए डीम्ड वाला कंसेप्ट बनाया गया है। समझ में आ रहा है? यदि कोई पर्सन है जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर कवर हो जाता है, जो आपने बेसिक कंडीशन पढ़ी है, तब ये बात नहीं करनी है। तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ऊपर से क्या है, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल ही नहीं है, और इंडियन सिटीजन है, मोर देन 15 लाख रुपीज से ज्यादा की उसकी टोटल इनकम इंडिया के अंदर। तो ऐसे पर्सन को हमने क्या किया? पकड़ लिया। क्या बना के? डीम्ड रेजिडेंट बना के। क्या बना के?
डीम्ड रेजिडेंट बना के उसको क्या किया हमने पकड़ लिया, बोला कि तू डीम्ड रेजिडेंट बना जाएगा लेकिन नॉन ऑर्डिनरी वाला। कैसा वाला? ये समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। अभी भी एक दो बातें और करनी है, लेकिन जितना पढ़ने पढ़ा पढ़ने बहुत कुछ पढ़ लिया, तो जितना पढ़ने पढ़ लिया अब बहुत जरूरी है कि अपन क्वेश्चंस ले लें आगे बढ़ने से पहले। यस, क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? यस, रेडी हो जाओ, फटाफट अपने कॉपी पेन कैलकुलेटर सब निकालो जल्दी से। यस एवरीवन, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। तभी मैंने बोला था क्लास में आने के लिए, क्योंकि क्या होता है क्लास में आने से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, वरना आपकी आदत बहुत गंदी है पढ़ने की है। और जबकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रैक्टिस होते हैं, जितना ज्यादा आप करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। Mr. A, Indian citizen, living in Mumbai since 1950. He left for China on 1st July 2020 and comes back on the 7th August 2025. Determine his residential status for the assessment year 26-27. 2 मिनट का टाइम देता हूं, तुम लोगों के दिमाग में जितना समझ में आता है एक बार ट्राई करो, लेकिन माइंड कैसे आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले रेजिडेंशियल, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट आगे बढ़ो ही मत। यदि रेजिडेंट है बोलो, यदि रेजिडेंट है बोलो, यदि रेजिडेंट है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा दोनों की दोनों, बोलो दोनों की दोनों। यदि एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या बन जाएगा वो? ऑर्डिनरी, अदरवाइज नॉन ऑर्डिनरी। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार 2 या 3 मिनट का टाइम देता हूं, देखता है क्या करते हो तुम लोग, फिर मैं करूंगा क्लास के अंदर, फिर तुम देखना तुमने कहां मिस्टेक की। क्योंकि जब तक तुम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि इंटरप्रिटेशन में कहां गलती कर रहे हो, तुम इंप्रूव नहीं कर पाओगे। इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है कि मैं कहां गलतियां कर रहा हूं, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। गलतियां करते जाओ, रिमूव करते जाओ, आप इंप्रूव होते जाओ। चलो जल्दी करो एवरीवन, फास्ट। हमने एक बार ट्राई कर लिया। यस बेटा, क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन क्या कहता है? He left for China, क्वेश्चन तो सबने पढ़ लिया होगा ना? He left for China, क्वेश्चन देखना रहेगा, पढ़ लो। He left for China on 1st July 2020 and comes back on 7th August 2025. Determine his residential status, everyone, for assessment year 26-27. ये बातें सिर्फ फर्स्ट डे लिख रहा हूं। असेसमेंट ईयर 26-27 मींस प्रीवियस ईयर 25-26। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। ये क्लियर है सबको? कंफर्म एवरीवन? इंडिविजुअल का नाम क्या है? वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडियन सिटीजन हो, पहले वैसे कंडीशन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल will be resident if any of basic condition is satisfied। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था बेटा ये सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपकी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है, तो बार बार आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। कोई भी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का नाम क्या है यहाँ पे? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए रेजिडेंट माना जाएगा यदि कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है। सर पहली बेसिक कंडीशन क्या थी? ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इफ मिस्टर ए स्टेज इन इंडिया if Mr. A stayed in India equal to or more than 182 days during previous year 25-26, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि आप जो रेजिडेंट निकाल रहे हो कौन से ईयर का निकाल रहे हो? यस, फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 या असेसमेंट ईयर 26-27 एक ही बात है। मैं प्रीवियस ईयर 25-26 बोल रहा हूं या असेसमेंट ईयर 26-27 बोल रहा हूं, ये एक ही बात होती है, ये सबको पता है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन?
अब चेक करो, वापस से जाओ क्वेश्चन पे। मिस्टर ए इंडिया के बाहर था कब से? 1 जुलाई 2020 से वो चाइना में पड़ा है। इंडिया रिटर्न हुआ, इंडिया से गया नहीं, इंडिया आया है करंट ईयर में, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आया है, लेकिन कौन सी डेट पे आया है? मिस्टर ए रिटर्न्स इन इंडिया ऑन 7th August 2025। राइट और नॉट? राइट और नॉट? क्लियर है ये? जिन बच्चों का डेज आ ही नहीं रहा था, जो निकाल ही नहीं पा रहे थे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको खुद पे शर्मिंदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं टैक्स पढ़ाने के लिए आया हूं। क्या पढ़ाने के लिए आया हूं? ये थोड़ी पढ़ाने के लिए आया। इसका मतलब आपका 4th क्लियर नहीं है, आपका 5th क्लियर नहीं है, आपका 6th क्लियर नहीं है। क्योंकि रोज मैं यही बोलता हूं, यदि आप 12th में अच्छी तरह क्लियर हो तो CS तो 100% क्लियर हो जाएंगे। आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फंडामेंटल्स मतलब 5th पास। क्या होना चाहिए? ऐसा क्यों बोला समझ में आ गया होगा। मिस्टर ए इंडिया में आया 7th अगस्त को, इसका मतलब 7th अगस्त से पहले इंडिया में नहीं था। अगस्त में इंडिया में रहा और सितंबर में इंडिया में नहीं रहा, कुछ बोला ही नहीं, तो आ गया तो आ गया, वापस थोड़ी जाएगा। वापस जाने के लिए बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगस्त में इंडिया में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो काउंट कर लो। और नंबर ऑफ डेज कितने मंथ में होते हैं? ये तो मुझे लगता है फर्स्ट क्लास में पढ़ा देते, पढ़ा देते। तो नंबर ऑफ डेज स्टेज इन इंडिया, मैं भी बहुत डिटेल में बता रहा हूं, सुनते हैं ना। किसी बच्चे को लग सकता है बॉडी लगेगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया मेनली उनके लिए बहुत डिटेल में बता रहा हूं। इसका मतलब मैं 6 तक इंडिया में नहीं था, मैं 7 अगस्त को इंडिया में आया, और जिस दिन मैं इंडिया में रिटर्न कर रहा हूं वो डे भी काउंट होगा। और अगस्त में कितने दिन होते हैं बेटा? कुछ बच्चे नहीं बोलेंगे, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, जो ऐसे इधर उधर देख रहे थे। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 29 या 30? कितने? ये सबको पता है? चलो एक बार यही पूरा लिख देता हूं। तो कितने डेज होते हैं? 31। 31 में से आप कितने दिन इंडिया में नहीं रहे? तो 6 हटा दो, 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही गलती होती है तो। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 31 - 7 भी कर लेते, लेकिन 7 तो इंडिया के अंदर काउंट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। वापस से रिपीट कर देता हूं, जिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आई, क्योंकि कुछ बच्चों का सही भी था। तो 31 टोटल अगस्त में डेज थे, 6 दिन आप इंडिया में नहीं रहे, 7 तारीख को तो आप इंडिया में आएंगे, तो 7 to 31 काउंट होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये भी सही है, 100% सही। आपका पेपर छूट जाए, आपका पेपर। तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपको टाइमली पेपर भी तो सॉल्व करना है 3 घंटे के अंदर। टाइम अनलिमिटेड नहीं मिलता है, पेपर बहुत लेंथी होता है। जो फर्स्ट ग्रुप दे चुके होंगे, जिनको पेपर आता था, उनको पता है पेपर ही कंप्लीट नहीं होता सर, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही आता है। तो क्या कह बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको करना क्या होगा, 7 to 31 काउंट करने की बजाय, करना होता पहली बार कर सकते हो, तो 31 में से आप क्या करो, 6 डेज काउंट नहीं होंगे ना, तो 6 हटा दो। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, बाद में डाउटफुल मत हो। और ये मत बोला सर इतनी चीजें भी मेरे को समझ में नहीं आती तो नहीं आती, पूछ लिया करो। समझ में आ रही बात? अगस्त के कितने डेज? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 2026 होगा। तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर किसको बोलते हैं? जो 4 से डिवाइड हो जाए। वैसे सबको पता है, फिर भी किसी को नहीं पता। तो 2026 इज नॉट डिवाइडेड बाय 4, तो इसे वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होता तो क्या होता? 29 डेज होता, और ये लीप ईयर नहीं है तो क्या होगा? 28 डेज। और मार्च में 31 डेज। अब बताओ कितने आएंगे?
तो सेकंड बेसिक कंडीशन आपको फुलफिल नहीं करनी है, क्या माना जाएगा? ये रेजिडेंट इन इंडिया। अब कैसे करोगे? मिस्टर ए, कौन है मिस्टर ए? है ना नाम इंडिविजुअल का। बेटा आपको दोनों चीजों में काम करना है। पहले काम करना है लॉजिक पे कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग सही आ रही है क्या, और जिन बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही आ रही है तो फिर सेकंड पे काम करना स्टार्ट कर दो, लिखने के तरीके पे भी। क्योंकि मैंने ये बात बोली ना, आपको समझ में आ जाएगा लेकिन नंबर नहीं आएंगे। तो नंबर सिर्फ समझने के आधार पे नहीं होता है, प्रोविजन भी सही अप्लाई होना चाहिए और प्रेजेंटेशन भी सही होना चाहिए। तो इंप्रूव करते रहना है आपको बार बार। तो मिस्टर ए इंडिविजुअल विल बी रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ बोथ, एक नहीं दोनों, एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये क्लियर है? आज ही पढ़िए पन्ने। तुम लोगों की मेमोरी चेक करने के लिए फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, पहली एडिशनल कंडीशन कौन बताएगा बेटा? तुम बताओगे, तेज बोलना थोड़ा सा। मतलब करंट ईयर को इंक्लूड करते हुए 10 इयर्स, जो करंट ईयर है उसको इंक्लूड करते हुए 10 इयर्स में क्या देखना है? नहीं, 10 साल में करंट ईयर भी तो इंक्लूड होगा ना, उसको हटा के 10 साल पहले वाले बाद वाले। तो जो अपना रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 25, 26, उसके पहले के 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख लेंगे, जितनी जरूरत होगी उतने निकाल लेंगे। हमें 10 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर चाहिए। सर आपने ऐसा क्यों बोला कि जितने चाहिए उतने ही? क्योंकि क्या पता पहले ही 2 में हो जाए तो मैं आगे क्यों बढ़ूं? टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जब टारगेट फुलफिल हो रहा है तो आगे क्यों बढ़ना है? यदि मैंने बोला किसी के 70 नंबर आएंगे उसको टॉफी मिलेगी, जब 70 हो 90 हो क्या फर्क पड़ता है? 70 बनाया, काउंटिंग बंद करो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। समझ में आ रही बात? लॉजिक समझ में आया? लेकिन अपने 10 निकालना है, इसमें लिख देता हूं 10 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। कोई भी 2 साल क्या होना चाहिए? वो एनी 2 प्रीवियस ईयर में वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। हाँ बेटा, पहला इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर कौन सा होगा? 24, 25, 23, 24, 22, 23, 21, 22, 20, 21, 19, 20, 18, 19। चलो लिख लेता हूं, ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही हुए ना? 17, 18, 16, 17, 15, 16, 10th. I think clear to everyone? मैं बहुत जल्दी बताऊं, बहुत फास्ट, 8 तरीके से बताऊंगा। क्वेश्चन पे आओ, ध्यान से पढ़ना। He left for China on 1st July 2020। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई 2020 से पहले वो इंडिया में पढ़ा रहता था। यस और नो? कौन से ईयर में पढ़ा हुआ ये? इन ईयर्स में। इन ईयर्स में वो क्या था? यदि आप 365 डेज यदि इंडिया में स्टे करोगे तो कितनी रिक्वायरमेंट होती है रेजिडेंट के लिए? 182। 182 क्या बन गया वो? रेजिडेंट। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? जल्दी नहीं अपने को। हाँ, 1920 में आपको चेक करना पड़ेगा कि वो सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या, पहली तो नहीं कर रहा। 1920 के अंदर हो सकता है सेकंड बेसिक कंडीशन के आधार पे वो रेजिडेंट हो जाए, मे बी। पहली बेसिक कंडीशन तो फुलफिल होगी नहीं उसकी। देखो ये जितने भी ईयर्स हैं उनमें तो वो चला ही गया, इनमें तो बिल्कुल भी नहीं है। कब गया वो?
सॉरी 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 सॉरी, हाँ सही तो है। नाइनटीन 20 भी इसी कैटेगरी में आएगा। 2021 हो सकता है कि सेकंड वैसे कंडीशन के आधार पे मे भी आ जाए। 21 22 में तो बिल्कुल भी नहीं रहा इंडिया में, 22 23 में भी इंडिया में नहीं रहा, 23 24 में भी इंडिया में नहीं रहा, 24 25 में भी इंडिया में नहीं रहा। लेकिन अपने को दो देखना है, इसलिए अपने इतना ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं किया। अपन पोस्टमार्टम करके कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें जब अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है? क्योंकि आपको क्या करना है, 10 में से कोई भी 2 प्रीवियस ईयर के अंदर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई? ईमानदारी से बोलो, ये किन किन ने किया था रेज है? ये आ रहा था समझ में? और जिनको नहीं आया था उनको समझ में आ गया कि क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो जब प्रोविजन पता है तो उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। आई थिंक क्लियर। लेकिन बेटा पहले ही वैसे कंडीशन से क्या होगा? सेकंड एडिशनल कंडीशन, सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या कहती है? ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है अपना? 1 2 3 4 5 6 7, 24 25 23 24 22 23 21 22 20 21 19 20 18 19। ये लिख लिया सबने? अब क्वेश्चन पढ़ लो, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब 2021 में आएंगे तब दिमाग लगाएंगे। 24 25 में एक दिन भी इंडिया में स्टे नहीं करता क्योंकि चाइना चला गया था। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? और जिन्होंने ट्राई नहीं किया था उनको अपने ऊपर गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा क्राइम है नहीं ट्राई करना। सबसे बड़ा क्राइम है कि मैं ट्राई नहीं करता, मैं देख ही नहीं रहा। करो, गलत होगा अच्छी बात है, कर्म करते जा फल की इच्छा ना कर। इसलिए मैंने बोला था कि फेस टू फेस आना है, क्योंकि इससे आपको हैबिट बनती है ट्रायल करने की। वरना अपन कहोगे नहीं आएगा, नहीं होगा, इतना दिमाग में जोर मत दो। सही होगा गलत होगा सब अल्लाह का देन है, आपका काम है कर्म करना। तो पूरा फोकस आपका किसका होना चाहिए? मैं प्रोविजन पढ़ता हूं, उन प्रोविजन को मुझे अप्लाई करना है। अदरवाइज हमेशा आप क्या करते हो, सही है गलत है, सही है गलत है, सब माया है। क्या ये माया? आपको सिंपल ही फोकस करना है, दिस इज द प्रोविजन एंड दिस इज द एप्लीकेबिलिटी। इससे क्या होता है, आपका एग्जाम में कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, क्योंकि आप आंसर के पीछे नहीं भाग रहे, आप प्रोविजन के पीछे भाग रहे हो। और जैसे आप प्रोविजन के पीछे भागते हो तो एग्जाम में जो आपका फियर है वो पूरा निकल जाता है। और एग्जाम फियर तभी निकलता है जब आप प्रोविजन के पीछे भागो। किसके पीछे? अब आपको क्या देखना है, मैंने एक लॉजिक दिया था, जिस दिन आप इंडिया लीव करते हो वो भी काउंट होता है। अब मैं जिससे पूछूंगा ओनली वही। यस, तो 1 जुलाई 2020 को मैंने इंडिया लीव किया, राइट? तो बेटा नंबर ऑफ डेज बताओ 2021 के। तो जून में कितने दिन होते हैं? 30 में से कितने डेज आएंगे? 29। जिससे पूछो ओनली वही, सब आके सुनना, मजे लेना। हाँ बेटा, और सही भी हो सकता है, मैं हमेशा गलत नहीं बोलता। हाँ, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 2020 को जो लेफ्ट किया तो जुलाई में कितने डेज होते हैं? 31। तो जुलाई के कितने डेज होंगे जो उन्होंने इंडिया में स्टे किए? जुलाई में कितने डेज स्टे किए उसने? 30 आएगा या 31 आएगा? 31 आएगा। और अगस्त में कितने डेज स्टे किया उसने? अगस्त में 25। यदि वो चाइना के लिए चला गया 1 जुलाई 2020 को, एक तो रिलैक्स हो, पोए वाला भी आंसर दे देगा। मेरे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, पोए वाला भी दे सकता है, क्योंकि मैं वो जनरल क्वेश्चन पूछता हूं। लेकिन आप पैनिक हो जाओगे ना तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं टेक्निकल बातें नहीं करता। टेक्निकल मेरे को आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यदि मिस्टर ए इंडिया छोड़ के चला गया चाइना के लिए 1 जुलाई 2020 को, तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि मिस्टर ए ने इंडिया में कितना स्टे किया जुलाई के मंथ में? 30 या 31? अगस्त में? वेरी गुड।
पोए वाला बोलते सब समझ में आता है सर, पोए वाले से कंपेयर करूँ तो मुझे आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां पे आ जाओ। अगर बचपन से पढ़ाई को ऐसे पढ़ाया जाता, पढ़ रहे हो डराते बिना मतलब, पढ़ाई बहुत इजी है, इससे इजी कुछ होता ही नहीं पढ़ाई से, लेकिन आपको बहुत कूल होके रिलैक्स होके कंसेप्चुअली पढ़ना है। क्या करना है? तो अप्रैल में कितने दिन? 30, मई में, जून में और जुलाई में कितने डेज हुए? आवाज नहीं आ रही, सब कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ू, फिर तुम बताओगी 1920 में कितने डेज होंगे? यस, हाँ बेटा, क्या हुआ? ये और अच्छा कैलकुलेट किया। 366 क्यों? 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो कितने हो गए? 363 डेज। लेकिन अभी भी अपने 730 डेज नहीं हुए, तो अपने को आना पड़ेगा 1819 पे भी। लेकिन 1819 में भी पूरे 365 डेज हो जाएंगे आपके, क्योंकि उससे पहले तो इंडिया में ही पढ़ा था ना। तो ये काउंट करूंगी तो आपको प्राइमा फेसी समझ में आ जाएगा। एक बार काउंट कर लेना कितने डेज हो रहे हैं। 823, सब कैलकुलेट करना बेटा। 823 आ रहे हैं ईमानदारी से, और जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है मोबाइल से करो, और कल से कैलकुलेटर लेके आना। 823 डेज, क्योंकि मोबाइल से बेटर नहीं होता, कैलकुलेटर से बेटर होता है, तो कैलकुलेटर लेके आओ, क्योंकि न्यूमेरिकल क्लास है ये। लिखने की जरूरत है नहीं है तो लिख दो यहां पे, सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ईमानदारी से किन किन ने पूरा एक्यूरेट ऐसा ही किया था? मतलब डेज प्रॉपर आए थे, डेज प्रॉपर आए थे। किन किन का आए थे रिजल्ट्स? जिनके नहीं आए थे कोई टेंशन नहीं है, कहां गलती की थी उसको समझना, क्योंकि अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत एडिशनल कंडीशन satisfied. So Mr. A resident but ordinary resident. ये किन का समझ में आ गया एवरीवन? आगे बढ़ू। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा प्रोविजन कैसे अप्लाई करना है। एक्चुअली अपने जो अपने रेजिडेंस स्टेटस पढ़ा वो टेक्निकल है, जब तक इसके क्वेश्चंस नहीं करोगे तो ये माइंड में सेट नहीं होगा। तो मेरे को पहले क्या कराना है, जो आपने प्रोविजन पढ़े हैं उनको क्या करना है अपने को, उनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत जरूरी है। कम से कम 6 क्वेश्चन करेंगे तब जाके माइंड में सेट हो जाएगा कि अब प्रोविजन आपने बिल्कुल सही अप्लाई कर लिया। मिस्टर स्टीव वॉ द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है भैया। कम्स टू इंडिया फॉर 100 डेज एवरी ईयर। 8 साल आता है, कोई पर्टिकुलर ईयर लिया ही नहीं, एवरी ईयर। फाइंड आउट इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, जल्दी करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, नॉन रेजिडेंट। जल्दीबाजी कभी मत करना, इसलिए मेरे क्वेश्चन अभी कम से कम 5 कराऊंगा। रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी, इतना जल्दी मत करो, प्रॉपर कैलकुलेशन करो, क्योंकि एमसीक्यू पेपर नहीं है जो आपको ट्रिकी पे नहीं आना है, आपको प्रेजेंटेशन पे भी आना है, लिख लिख के करना है। सामने एक बार ट्राई कर लिया, सामने देख लो एक बार। कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा? क्या नाम है इसका? मिस्टर स्टीव वॉ will be resident during कौन सा ईयर? 25-26 या असेसमेंट ईयर 26-27, एक ही बात है। या तो आप असेसमेंट ईयर लिखो या प्रीवियस ईयर लिखो। यदि प्रीवियस ईयर लिखोगे तो 25-26, असेसमेंट ईयर लिखोगे तो 26-27।
only if any of basic condition is satisfied या fulfilled, जो भी आपको लिखना है। इतना सबने लिखा था बेटा, लैंग्वेज भी लिखो, मैं रोज बोल रहा हूं, लिख लिख के करना है, आंसर के पीछे नहीं भागना। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, पहली बेसिक कंडीशन, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, स्टेज इन इंडिया कितना होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 182 डेज, जबकि ये स्टे कितना करता है 100 डेज। कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। नहीं आया समझ में? नहीं, तभी तो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आपका आईसीएसआई जो चेक करता है, आईसीएसआई ने एमसीक्यू पेपर क्यों हटाया? जय माता दी। समझ में आ रही बात? मतलब व्हाट आईसीएसआई प्रीफर्स, लॉजिक, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, नॉट फाइनल आंसर। जैसे एग्जांपल देता हूं, आज फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं बोलता हूं आई एम द बेस्ट क्योंकि आंसर सही देता हूं। सर नॉनसेंस, आंसर की वैल्यू नहीं है, हम समझने के लिए आते हैं, आंसर तो ऑलरेडी हजारों बुक है मार्केट में, ऑलरेडी आंसर अवेलेबल है, तो मेरी वैल्यू किस पर बेस्ड है? सर जितना बढ़िया एक्सप्लेन करते हो, जितना बढ़िया आप लॉजिक दोगे, जितना बढ़िया आप रीजंस दोगे, उतनी आपकी वैल्यू है। तो समझ में आ रही बात? प्रोफेसर की वैल्यू किस पर है? आंसर पे नहीं है, रीजंस पे। आया कहां से, कैसे आया, तो आपको हर बात लिखनी पड़ेगी। तभी बोल रहा हूं कि आंसर मत निकालो, तभी करो। तभी मैंने बोला टैक्स कभी भी ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप टैक्स हमेशा ऑनलाइन पढ़ोगे, रिकॉर्डेड देखोगे, तो आप ऐसे करोगे, हाँ मजा आ रहा मजा आ रहा, फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। कर करके देखोगे तभी आपको मजा आएगा। सीएनएफए में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि वो भी मजा लेता है, मजा आ रहा मजा आ रहा। आपको करना है। आप 12th की अकाउंट्स याद करो, कभी बैलेंस शीट मिलती नहीं थी, फिर भी तुम 12th में 95 ले आए, क्योंकि आपने कोचिंग ली थी। वो टीचर पागल था, जबरदस्ती से क्वेश्चन करा करा के प्री बोर्ड ले लेके 3-3 4-4 बार आपके 90 ले आता है, फिर भी बहुत सारे बच्चों की फिर भी नहीं आते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। किसकी जरूरत है? इसलिए आपको एक एक प्रोविजन दिखाना पड़ेगा, ये क्यों अप्लाई हो रहा है, ये क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है। आपको पूरी अपनी स्टडी किस पर बेस्ड करनी है? प्रोविजन बेस्ड। समझ में आ रही बात? आंसर क्या? तेल लेने। अपन आंसर के पीछे भागते ही नहीं, आंसर हमारे पीछे भागता है। आंसर हमारा गुलाम है, हम आंसर के गुलाम नहीं। और यही रीजन है कि जो बच्चा मेरे से पढ़ता है, एग्जाम देता है, उसको एग्जाम में डर नहीं लगता, क्योंकि वो एग्जाम में आंसर के पीछे भागता ही नहीं है, उसे मतलब ही नहीं है, वो तो लप्पे मारता है। क्योंकि अपने को पूरा किस पर पढ़ना है, क्योंकि आप आंसर खेलोगे तो आप डरते रहोगे कि यार ये आंसर गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा, ये आंसर गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा, बाहर मिल जाए आंसर, लॉजिक। बात समझ में आ रही है? तो आपका जो आधा जो फियर होता है एग्जाम्स में, वो क्या होता है? रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूव। क्योंकि आपको किस पर बेस्ड पढ़ाई करनी है? प्रोविजन बेस्ड। किस पर पढ़ाई करनी है? सेकेंड बेसिक कंडीशन, तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि टाइम अपना हो गया। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 25-26। पहली बेसिक कंडीशन में क्या था? सेकंड बेसिक कंडीशन में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितने डेज? 60 डेज, और ये रिक्वायरमेंट थी। और कितने डेज स्टे करता है? 100 डेज। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कितने? 4। इनमें कितने डेज स्टे करता है? 400 डेज। रिक्वायरमेंट कितनी है? 365 डेज। ये फुलफिल हो गई? फुलफिल हुई कि नहीं हुई? और ये एक्सेप्शन में भी नहीं आता। अब यदि एक्सेप्शन पढ़ोगे, 3 केसेस पढ़ोगे, तो उनमें कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है। तो कौन स्टे हुआ है भैया? ऑस्ट्रेलियन नागरिक। तो ये एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है। कौन बन गया? रेजिडेंट। तो मिस्टर स्टीव will be resident but non-ordinary resident, resident but ordinary resident if both additional condition satisfied।
देखो हम लोगों का तो बहुत एक्सपीरियंस है, हमें तो देखते समझ में आ जाता है कि क्या है ये, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको लिख लिख के करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में दिखाना भी पड़ेगा कि आपने प्रोविजन अप्लाई किया है। क्योंकि आपके जो पॉइंट्स आप लिखते हो, जो आप नोट लिखते हो, जो आप जैसे आपने CNFM का बच्चों ने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा क्वेश्चन में लास्ट में लाइन लिखी होती थी, मेक प्रॉपरली वर्किंग नोट। ये आपने लाइन बहुत बार देखी होगी। ऐसा नहीं है कि आप आंसर ले आओ, वर्किंग नोट बनाओ ही मत। वर्किंग नोट का मतलब होता है रीजंस। मुझे प्राइमा फेस समझ में आ गया, मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। यदि किसी और को भी समझ में आ जाए जिसकी मतलब मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो, फिर भी ये गलती मत करना, आपको लिख के करना चाहिए। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है आपका 25-26 और इसके पहले के 10। जो 10 प्रीवियस ईयर है उसमें वो क्या होगा, रेजिडेंट होना चाहिए, और रेजिडेंट हमेशा है 60 + 365 डेज के आधार पे, क्योंकि हर साल वो क्या करता है 100 दिन रहता है। तो 100 दिन रहता है, इसका मतलब वो 60 डेज भी रहता है और पहले के सालों में 400 दिन रहता है, तो इसका मतलब वो रेजिडेंट तो है। तो सिंपल सी बात है, रेजिडेंट वाली कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई, लेकिन ओनली एक कंडीशन नहीं, दोनों एडिशनल कंडीशन, दोनों। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि टाइम हो गया है, लेकिन ये समझ में आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया, जल्दी नहीं इतना भी मेरे को आया ना। सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या थी, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2025-26, उसके पहले के कितने 2 3 4 5 6 4 सातों में कितने दिन रहेगा वो, हर साल वो 700 डेज है। मैंने मुझे ऐसे ओरली समझ में आ गया था, हर साल 100 दिन रहता है, तो सातों सालों में कितना रहेगा 700 डेज, जबकि रिक्वायरमेंट कितनी थी 730 डेज। तो ये एडिशनल कंडीशन क्या हुई, नॉट फुलफिल्ड। लेकिन बेटा बोल रहा हूं, तुम में से भी किसी को समझ में आ गया हो तो ऐसे नहीं लिखो। समझ में आ रहा है सबको, इसलिए बोलता हूं कि अभी हमने को स्पीड पे दिमाग नहीं लगाया कि हमने कितना पढ़ा। स्टार्टिंग बच्चा क्या करता है, स्पीड पे दिमाग लगाता ना, अभी स्पीड मैटर नहीं करती। अभी इस समय जो मैटर करता है वो प्रोविजन क्लियरिटी मैटर करता है। वो जो लास्ट का जो मंथ है ना आपका 1 महीने वाला, वो स्पीड के लिए होता है, ये प्रोविजन क्लियरिटी के लिए होता है। समझ में आ गई बात। तो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या बन गया, ये रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, एक या दो दे दूं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, जितना तुम्हें समझ में आए करना। जो भी प्रॉब्लम्स आएगी कल अपन क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए